हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं केमिस्ट्री फैकल्टी पंकज कुमार और यूपीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप पूरे परिवार के साथ सकुशल और स्वस्थ होंगे। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे तापमान गुणांक का। उस पर एक क्वेश्चन हम बनाए थे, कुछ होमवर्क आपको दिए थे। हमें पूरा विश्वास है उस क्वेश्चन को आप लोग कोशिश किए होंगे और आंसर भी आया होगा। आंसर हम लिखवा दिए थे, तो उसी को आज हम फिर और आगे बढ़ाते हैं। याद कीजिए, बताए थे कुछ और भी क्वेश्चन है, तो पहले उस टाइप का एक क्वेश्चन हमको बनाना होगा, उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा। लेकिन उससे भी पहले आज हम लोग पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी थोड़ा पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन हम बना देंगे और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिया जाएगा, तो फार्मूला का यूज कंप्लीट हो जाएगा। आइए पहले हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि। इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि इंग्लिश में लिखे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस चैप्टर का ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ये अभिक्रिया की कोटि भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है और इससे भी परीक्षा में क्वेश्चन रहता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं अभिक्रिया की कोटि कहते हम लोग किसको, इसका डेफिनीशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोटि निकाला कैसे जाता है। कोटि का परिभाषा देखिए क्या होता है। दर्नियम समीकरण में अभिकारक के सांद्रता के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। कोटि का परिभाषा लिखे हैं कि दर्नियम समीकरण में अभिकारक के सांद्रता के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। तो दर्नियम समीकरण लिखना हम लोग सीख चुके हैं। कोई भी अभिक्रिया दिया हुआ रहेगा तो दर्नियम समीकरण लिख सकते हैं। बताए थे दर्नियम समीकरण में अभिकारक के सांद्रता को लिया जाता है और संतुलित अभिक्रिया में उसका जो भी गुणांक रहता है घात के रूप में उसको लिया जाता है। घातांक के रूप में हम लोग लिखते हैं। एक अभिक्रिया लिख के उस पर इस परिभाषा को लगाइए। जैसे मान लीजिए ए बी से अभिक्रिया करता है, अब पी नाम का कोई उत्पाद बनाता है। अब ऐसा अभिक्रिया लिख के अगर कोई पूछे बताइए इसका दर्नियम समीकरण क्या होगा, तो स्पष्ट है इस अभिक्रिया कैपिटल ए और कैपिटल बी दो अभिकारक, इसका दर्नियम समीकरण हम लोग लिख लेते हैं। कोटि बताने के लिए दर्नियम समीकरण लिखना पड़ता है। इस अभिक्रिया का दर्नियम समीकरण अगर ऐसा होगा R बराबर K इंटू ए का सांद्रता, इसका घातांक मान लेते हैं x,
देखिए कैपिटल ए का गुणांक हम अपना तरफ से मान लिए हैं x, चूँकि ऐसा अभिक्रिया तो होता है नहीं, अभिक्रिया संतुलित किया जाता है तो गुणांक का पता चलता कितना, तो हम मान लिए हैं इस अभिक्रिया का दर्नियम समीकरण ऐसा है, R बराबर K इंटू ए के सांद्रता का घातांक x इंटू बी के सांद्रता का घातांक y। हो गया, दोनों अभिकारक का सांद्रता लिए, एक अभिकारक का गुणांक मान लिए है x और दूसरे अभिकारक का गुणांक मान लिए हैं y। हम अपना तरफ से मान लिए हैं कि इस अभिक्रिया का अगर दर्नियम समीकरण ऐसा होगा तो तब देखिए इसका कोटि कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग इस अभिक्रिया का कोटि दोनों अभिकारक के सापेक्ष में बता सकते हैं। तो आइए पहले एक के सापेक्ष में कोटि देखते हैं। एक के सापेक्ष में अभिक्रिया की कोटि, एक के सापेक्ष में अभिक्रिया की कोटि। तो देखिए दर्नियम समीकरण में एक के सांद्रता का घातांक कितना x, तो जो घातांक के रूप में रहता है उसी को कोटि कहा जाता है। तो एक के सापेक्ष में इस अभिक्रिया का कोटि कितना होगा, x हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा b के सापेक्ष में इस अभिक्रिया का कोटि बताइए, तो आइए दर्नियम समीकरण देखते हैं। b के सांद्रता का घातांक y है, इसका मतलब b के सापेक्ष में इस अभिक्रिया का कोटि कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। b के सापेक्ष में इस अभिक्रिया का कोटि y हम लोग कहेंगे। तो देखिए कोटि बताना आसान है। अगर अभिक्रिया का दर्नियम समीकरण पता हो तो हम लोग बिना कलम उठाए उस अभिक्रिया का कोटि किसी के भी सापेक्ष में बता सकते हैं। उस अभिक्रिया में जो अभिकारक रहेगा उस प्रत्येक अभिकारक के सापेक्ष में अभिक्रिया का कोटि आसानी से बता सकते हैं। अगर अभिक्रिया का संपूर्ण कोटि पूछे, अभिक्रिया की संपूर्ण कोटि, संपूर्ण शब्द लिखे, नाम से पता है जो अभिकारक होगा उसके सांद्रता के घातांक का योग करना पड़ेगा। इस दर्नियम समीकरण में जो अभिकारक है उसके सांद्रता के घातांक को जोड़ दीजिए, संपूर्ण कोटि पता हो जाएगा। वैसे भी आप जानते हैं अभिक्रिया की कोटि एक के सापेक्ष में x है, b के सापेक्ष में y है, तो संपूर्ण कोटि पूछेगा तो दोनों जोड़ना पड़ेगा। तो इस अभिक्रिया का संपूर्ण कोटि होता है x प्लस y। तो सीधे अगर कोटि कहे निकालने के लिए इसका मतलब संपूर्ण कोटि आपसे पूछा जा रहा है। अगर किसी अवयव का नाम लेके पूछे उसके सापेक्ष में कोटि बताइए, तो दर्नियम समीकरण में सिर्फ उसके सांद्रता का घातांक देखिए कितना, जो भी होगा वही उसके सापेक्ष में कोटि कहलाएगा। जैसे एक के सापेक्ष में इस अभिक्रिया का कोटि पूछता तो कहते x, b के सापेक्ष में कोटि पूछता तो देखिए b के सांद्रता का घातांक y है तो y हो जाएगा कोटि। संपूर्ण कोटि कहेगा तो दोनों जोड़ना पड़ेगा, x प्लस y हो जाएगा। हमको पूरा विश्वास है आप लोग यहाँ समझे होंगे, कोटि बहुत आसान है निकालना। तो इसको आप नोट कीजिए। ठीक, नोट कर लिए हम। अभी हम लोग ऐसा अभिक्रिया लिए थे, ए बी से अभिक्रिया करके पी बना रहा था। अगर इस अभिक्रिया का दर्नियम समीकरण ऐसा मान लें, हम अपना तरफ से दर्नियम समीकरण मान रहे थे। पहले दर्नियम समीकरण इसका देखिए ये वाला माने थे, लेकिन
इस बार हम इसका आदरणीय समीकरण ऐसा कर देते हैं, एक्स वाई नहीं मानते, एक्स के जगह पर कुछ नहीं और वाई के जगह पर हम मान लेते हैं 2 है। समझिए, बहुत आसान है। ये जो अभी क्रिया लिए हैं उसका आदरणीय समीकरण हम मान लिए हैं ऐसा है। तो अगर ऐसा आदरणीय समीकरण होगा तो फिर हम लोग कोटि बता सकते हैं। आदरणीय समीकरण देखकर बताइए इस अभिक्रिया का कोटि अलग अलग अभिकारक के सापेक्ष में कितना होगा और इस अभिक्रिया का संपूर्ण कोटि क्या होगा। तो एक के सापेक्ष में इस अभिक्रिया का कोटि बताना है तो देखिए आदरणीय समीकरण में एक के सांद्रता का घातांक कितना है। यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ इसका क्या मतलब, 1 है। तो हम लोग कहेंगे 1 के सापेक्ष में इस अभिक्रिया की कोटि 1 है। और केमिस्ट्री में कोटि 1 हो तो इसका मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया माना जाता है। कोटि 2 होगा तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, 3 होगा तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो 1 के सापेक्ष में हम लोग कहेंगे ये अभिक्रिया किस कोटि की है, प्रथम कोटि की है। 1 के सापेक्ष में ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। फिर बी के सापेक्ष में निकालिए, बी के सापेक्ष में अभिक्रिया की कोटि। देखिए आदरणीय समीकरण में बी के सांद्रता का घातांक 2 लिखे, इसका मतलब कोटि बी के सापेक्ष में 2 हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे ये जो अभिक्रिया है बी के सापेक्ष में द्वितीय कोटि की है। संपूर्ण कोटि भी निकाल सकते हैं। अभिक्रिया की संपूर्ण कोटि निकालना है तो आदरणीय समीकरण में जो जो अभिकारक है उसके सांद्रता के घातों को जोड़ दीजिए। तो 1 का घात है 1 और बी का घात है 2, तो 1 + 2 बराबर 3। मतलब इस अभिक्रिया की संपूर्ण कोटि अगर कोई पूछता तो हम लोग कहते 3 होगा। मतलब तृतीय कोटि की ये अभिक्रिया। 1 के सापेक्ष में ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, बी के सापेक्ष में ये अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। सीधे अगर कोई कोटि पूछता तो कहते ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, या संपूर्ण कोटि पूछेगा तो कहेंगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो देखिए अगर आदरणीय समीकरण आप लिख लेते हैं या सवाल देता है तो हम लोग आसानी से कोटि बता सकते हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिए, उसी के नीचे ये भी पूरा नोट करना। ठीक, लिख लिया। अगला टॉपिक है प्राथमिक अभिक्रिया में कोटि। इंग्लिश में लिखे हैं ऑर्डर इन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन या इसी को सिंपल रिएक्शन भी कहा जाता है। अभिक्रिया दुनिया में जितना भी है उसको 2 भाग में बांटा गया है, एक साधारण अभिक्रिया और दूसरा जटिल अभिक्रिया। मतलब हम लोग कह सकते हैं दुनिया में जितना भी अभिक्रिया है उसको 2 भागों में वर्गीकरण किया गया है। एक को कहा जाता है साधारण अभिक्रिया और दूसरे को कहा जाता है जटिल अभिक्रिया।
तो आपको यहाँ दोनों अभिक्रिया में कोटि निकालना है। तो आइए पहले हम लोग साधारण अभिक्रिया या जिसको प्राथमिक अभिक्रिया कहा जाता है उसमें देखते हैं कोटि कैसे निकाला जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे जटिल अभिक्रिया में कोटि कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ एक बात आप दिमाग में बैठाइए, प्राथमिक अभिक्रिया का मतलब साधारण अभिक्रिया। बहुत सारे बुक में इसी के बारे में दिया रहता है साधारण अभिक्रिया, तो कन्फ्यूज नहीं होना। प्राथमिक अभिक्रिया को ही साधारण अभिक्रिया भी कहा जाता है, या आप इंग्लिश में कहें तो एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन, दोनों एक ही चीज़ है। एलिमेंट्री रिएक्शन का हिंदी प्राथमिक अभिक्रिया या सिंपल रिएक्शन का हिंदी होता है साधारण अभिक्रिया, दोनों एक ही बात है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राथमिक अभिक्रिया कहते किसको, वो हम लोग समझ जाएंगे तो देखेंगे कोटि कैसे निकाला जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही चरण में संपन्न होता है, प्राथमिक अभिक्रिया या साधारण अभिक्रिया कहलाता है। साधारण अभिक्रिया कहलाता है। समझना आसान है। लिखे हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही चरण में संपन्न होता है या एक ही पद में संपन्न होता है। चरण कहिए पद कहिए दोनों एक ही बात हुआ। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही चरण में संपन्न होता है प्राथमिक अभिक्रिया या साधारण अभिक्रिया कहलाता है। देखिए यहाँ हम स्पष्ट कर दिए हैं, प्राथमिक अभिक्रिया कहिए या साधारण अभिक्रिया कहिए दोनों एक ही बात। तो कोई पूछे अगर प्राथमिक अभिक्रिया का परिभाषा तो हम लोग यही कहेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया एक ही चरण में संपन्न होता है उसको प्राथमिक अभिक्रिया कहा जाता है। एक ही चरण में संपन्न होने का क्या मतलब, जैसे बहुत सारा अभिक्रिया 2-3 चरण में संपन्न होता है, आपको बताएंगे। इसके बाद जटिल अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होता है, लेकिन वही साधारण अभिक्रिया या प्राथमिक अभिक्रिया सिर्फ एक चरण में पूरा हो जाता है। तो जो अभिक्रिया एक चरण में पूरा होगा उसको हम लोग प्राथमिक अभिक्रिया कहेंगे, और एक से अधिक चरण में जो अभिक्रिया संपन्न होगा उसको हम लोग जटिल अभिक्रिया के श्रेणी में रखते हैं, उसको जटिल अभिक्रिया कहते हैं। तो प्राथमिक अभिक्रिया का एक ये भी परिभाषा दिया जाता है, या इससे भी एक स्टैंडर्ड परिभाषा और है, वो भी देखिए।
प्राथमिक अभिक्रिया का ही एक और परिभाषा लिखे हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सभी अभिकारक एक ही समय में टकराकर अंतिम उत्पाद देता है, प्राथमिक अभिक्रिया कहलाता है। और दोनों परिभाषा का एक ही मतलब है, वही जो ऊपर में बात किए थे उसी को दूसरे शब्दों में लिखा गया। एक ही चरण में संपन्न होने का मतलब ही हुआ एक ही समय में सभी अभिकारक अणु टकराकर उत्पाद में बदल गया। याद कीजिए, आपको पीछे बताए थे कि अभिकारक अणुओं के बीच टक्कर होता है तब उत्पाद का निर्माण होता है। अभिकारक अणु आपस में टकराएगा तब उत्पाद बनता है। तो अगर एक ही समय में जितना भी अभिकारक अणु है वो सब आपस में टकराकर अंतिम उत्पाद में बदल जाता है तो तब उस प्रकार के अभिक्रिया को कहा जाता है प्राथमिक अभिक्रिया या साधारण अभिक्रिया। एक बार और, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सभी अभिकारक एक ही समय में टकराकर अंतिम उत्पाद देता है, प्राथमिक अभिक्रिया कहलाता है। एक ही समय में टकराने का मतलब वही हुआ कि एक चरण में संपन्न होना। एक चरण में अभिक्रिया संपन्न हो रहा है, इसका सीधा मतलब है कि एक ही समय में सभी अभिकारक अणु टकराकर अंतिम उत्पाद में बदल जा रहा है। और दोनों का मतलब एक ही है। अगर परीक्षा में आपसे पूछे कोटि का परिभाषा तो इस दोनों में से जो आपको याद हो कोई एक परिभाषा लिख देना है, दोनों का एक ही मतलब है। जैसे एक अभिक्रिया है NO, जब Br2 से अभिक्रिया करता है तो उत्पाद बनता है NOBr। समझिए इसको, प्राथमिक अभिक्रिया का एक उदाहरण दे रहे हैं। NOBr2 से अभिक्रिया करके NOBr उत्पाद बनाया तो ये एक प्राथमिक अभिक्रिया है। मेरे कहने का मतलब है कि इस अभिक्रिया में जितना भी अभिकारक अणु है एक ही समय में टकराता है और टकरा कर अंतिम उत्पाद देता है। या कह सकते हैं ये अभिक्रिया सिर्फ एक ही चरण में होता है, एक से अधिक चरणों में ये अभिक्रिया नहीं होता। और जो अभिक्रिया एक चरण में होता है उसी को प्राथमिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये प्राथमिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ध्यान में रखना होगा। हम लोग चाहें तो इस अभिक्रिया को संतुलित भी कर सकते हैं। संतुलित करना देखिए आसान है, आप लोग सीखे भी है। ब्रोमीन यहाँ 2 ठो है, ब्रोमीन इधर 1 ठो है, 2 से गुना करना पड़ेगा, ब्रोमीन संतुलित हो गया। नाइट्रोजन देखिए उधर 2 ठो और इधर 1 ठो है तो 2 से यहाँ भी गुना करना होगा। ऑक्सीजन इधर 2 ठो, उधर भी 2 ऑक्सीजन, संतुलित हो गया। तो ये एक प्राथमिक अभिक्रिया है। प्राथमिक अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ही चरण में संपन्न होता है, या इसमें जितना भी अभिकारक है वो एक ही समय में टकराकर उत्पाद का निर्माण करता है। तो प्राथमिक अभिक्रिया का एक उदाहरण हुआ, नोट कर लीजिए।
देखिए एक अभिक्रिया लिखे है, अमोनियम नाइट्राइट, ये उत्पाद दे रहा है N2 और H2। ये NH4NO2 टूट के उत्पाद दिया है N2 और H2। हम लोग चाहें तो इस अभिक्रिया को संतुलित भी कर सकते हैं। नाइट्रोजन उधर 2 ठो है, इधर एक नाइट्रोजन यहाँ, एक ठो यहाँ, 2 ठो संतुलित है। ऑक्सीजन देखिए या हाइड्रोजन देखिए, इधर 4 ठो उधर 2 ठो, 2 से गुना करना पड़ेगा तो ऑक्सीजन इधर हो जाएगा 2 ठो, इधर भी ऑक्सीजन देखिए 2 ठो। ये भी प्राथमिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ये अभिक्रिया भी एक ही पद में संपन्न होता है, ये भी ध्यान में रखना होगा। अब अगर कोई पूछेगा इस अभिक्रिया का कोटि बताइए, तो कोटि हम लोग आसानी से बता सकते हैं। कोटि बताने से पहले आपको दर्नियम समीकरण लिखना होगा। इस अभिक्रिया का दर्नियम समीकरण लिखते हैं R बराबर के। आदर्नियम समीकरण में तो अभिकारक का सांद्रता लिया जाता है। अभिकारक इसमें है NH4NO2, तो देखिए इसका सांद्रता लिए। इसका जो गुणांक होगा वो घातांक के रूप में लिखा जाता है। तो गुणांक यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। नहीं भी लिखा हो तो इसका मतलब घातांक 1 ही होता है। तो इस अभिक्रिया का आदर्नियम समीकरण यही होगा। आदर्नियम समीकरण पता है तो कोटि पता हो जाएगा। देखिए तो NH4NO2 के सांद्रता का घातांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो हम लोग कहेंगे इस अभिक्रिया का कोटि कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए हम ऊपर में नोट लिख देते हैं, इस अभिक्रिया का कोटि पता हो गया 1। अब किसी के सापेक्ष में का यहाँ सवाल नहीं उठता है, क्योंकि एक ही अभिकारक है NH4NO2। अगर 2 ठो रहता, 3 ठो रहता, तब हम लोग अलग अलग के सापेक्ष में बताते। या आपसे सीधे कोटि पूछा जाता है, इसका मतलब संपूर्ण कोटि पूछा जाता है। तो इसमें वो बात है नहीं, एक ही अभिकारक है, इसके सापेक्ष में भी कोटि 1 होगा। या अभिक्रिया का सीधे कोटि पूछे या संपूर्ण कोटि पूछे तब भी 1 होगा। कोटि 1 होने का मतलब हुआ अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्राथमिक अभिक्रिया का एक उदाहरण ये भी होता है, H2 + I2 दोनों अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है HI। H2I2 से अभिक्रिया करके HI दे रहा है। संतुलित कर लीजिए। कोटि बताना है तो अभिक्रिया पहले संतुलित करना होगा। तो 2 से यहाँ गुना कीजिएगा, संतुलित हो जाएगा। सब कुछ अब इसमें संतुलित है। संतुलित करना आप सीखे। संतुलित हो गया तो दर्नियम समीकरण लिख लीजिए। R बराबर लिखते हैं के तो रहेगा ही, दर्नियम समीकरण में तो के रहता है। जो अभिकारक होगा उसका सांद्रता लेना होगा। इस अभिक्रिया में 2 अभिकारक, एक H2 और दूसरा I2, दोनों का सांद्रता लीजिए। अभिक्रिया में इसका गुणांक जो भी होगा घातांक के रूप में लिखा जाएगा। तो H2 का गुणांक 1 है, I2 का भी गुणांक 1 है। 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई पूछेगा इस अभिक्रिया का कोटि बताइए, तो कोटि बताना आसान है। H2 के सापेक्ष में अगर कोई कोटि पूछता तो H2 के सापेक्ष में कोटि इस अभिक्रिया का 1 होता है। I2 के सापेक्ष में इस अभिक्रिया का कोटि वो भी 1 होता है। कोटि के लिए तो घात देखना पड़ता है। जिसके सापेक्ष में कोटि पूछेगा उसका देखिए घातांक कितना है। तो H2 के सापेक्ष में ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया, I2 के सापेक्ष में भी इसका कोटि 1 है, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। सीधे अगर कोटि पूछेगा तो तब दोनों मिला के बोलना होगा। तो 1 और 1 दोनों को जोड़ लेते तो ये 2 हो जाता, मतलब इस अभिक्रिया का कोटि 2 है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया।
ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यह भी प्राथमिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। याद रखना, एक अभिक्रिया ऐसा होता है NOCl2 से अभिक्रिया करता है तो उत्पाद बनता है NOCl। यह भी प्राथमिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो इसका कोई अगर आपसे पूछे कोटि बताइए तो सबसे पहले अभिक्रिया संतुलित कीजिए। क्लोरीन 2 ठो, इधर 1 ठो, 2 से गुना करना होगा, इधर 2 से गुना कर दीजिएगा तो संतुलित हो जाएगा। संतुलित कर ली, कोटि बताना है, दर्नियम समीकरण लिखना होगा। तो दर्नियम समीकरण इसका ऐसा होता है R बराबर K I इंटू NO के सांद्रता का घातांक 2 I इंटू Cl2 के सांद्रता का घातांक कुछ नहीं है, मतलब 1। तो देखिए इस अभिक्रिया का दर्नियम समीकरण लिख ली। दर्नियम समीकरण जब ये सामने होगा कोटि हम लोग बता सकते हैं। कोटि आप लोगों को पता हो गया होगा। कोई पूछता है NO के सापेक्ष में इस अभिक्रिया का कोटि, तो कहते 2। Cl2 के सापेक्ष में इसका कोटि 1। सीधे अगर पूछेगा कोटि या कहता संपूर्ण कोटि तो दोनों जोड़ना पड़ता। 2 में 1 जोड़ लीजिए, 2 + 1 = 3, मतलब तृतीय कोटि की अभिक्रिया। अभी जो अभिक्रिया लिखे हैं ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो अभी जितना भी लिखे हैं ये सब प्राथमिक अभिक्रिया का उदाहरण है, नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक लिखे हैं प्राथमिक अभिक्रिया की आणविकता या साधारण अभिक्रिया की आणविकता। इंग्लिश में इसको लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन के नाम से जानता है। आप लोग जानते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन का हिंदी अभी पढ़े, प्राथमिक अभिक्रिया या साधारण अभिक्रिया। मॉलिक्यूलरिटी का हिंदी होता है आणविकता। तो इंग्लिश में मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, हिंदी में इसी को प्राथमिक अभिक्रिया की आणविकता के नाम से लोग जानता है। आपको हिंदी वाला ध्यान में रखना। सबसे पहले जैसे आप कोटि निकालते हैं अभिक्रिया का, वैसे ही आणविकता भी निकाला जाता है। तो आणविकता तो बाद में निकालिएगा, पहले समझना पड़ेगा आणविकता कहते किसको। आणविकता नया शब्द है, पहली बार आया, तो पहले इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं।
इसका परिभाषा होता है संतुलित प्राथमिक अभिक्रिया। में भाग लेने वाले अभिकारक कणों के कुल संख्या को आणविकता कहा जाता है। आणविकता कहा जाता है। देखिए याद रखना भी आसान है। लिखे हैं संतुलित प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक कणों के कुल संख्या को आणविकता कहा जाता है। अब परिभाषा से स्पष्ट है, इस पर सोचिए। संतुलित प्राथमिक अभिक्रिया, एक शर्त दे दिया, प्राथमिक अभिक्रिया वो भी संतुलित होना चाहिए। संतुलित प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक कणों के कुल संख्या को, मतलब अभिकारक कण जितना उसमें भाग ले रहा है उसके संख्या को कहा जाता है आणविकता। तो आणविकता कोई नया चीज़ नहीं है। संतुलित एलिमेंट्री अभिक्रिया में, या हिंदी में कहें तो संतुलित प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक कणों के कुल संख्या को कहा जाता है आणविकता। जैसे मान लीजिए संतुलित प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक कणों का कुल संख्या 2 है, तो इसका मतलब उस अभिक्रिया का आणविकता 2 हो जाएगा। अगर संतुलित प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक कणों का कुल संख्या 3 है, तो इसका मतलब उस अभिक्रिया का आणविकता 3 हो जाएगा। तो बहुत आसान है। अभिकारक कणों के कुल संख्या को कहा जाता है आणविकता। अभिकारक कणों का जितना संख्या संतुलित प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसी को आणविकता के नाम से जाना जाता है। तो एक अभिक्रिया से हम लोग इसको समझेंगे। जैसे अगर आपसे ऐसा लिख दिया जाए, यही देखिए NH4NO2। अभी आपको बताए थे ये उत्पाद देता है N2+H2, ये प्राथमिक अभिक्रिया है। एक बात आपको ध्यान रखना होगा, इसके परिभाषा में संतुलित प्राथमिक अभिक्रिया लिखे हैं। एक तो प्राथमिक अभिक्रिया होना चाहिए और दूसरा वो संतुलित होना चाहिए। मतलब मेरे कहने का है कि आणविकता शब्द का उपयोग सिर्फ प्राथमिक अभिक्रिया के लिए किया जाता है। जटिल अभिक्रिया के लिए आणविकता शब्द का उपयोग नहीं होता है। बहुत इम्पोर्टेंट, एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप दिमाग में बैठाइए। आणविकता शब्द का उपयोग सिर्फ प्राथमिक अभिक्रिया के लिए ही हम लोग कर सकते हैं। जटिल अभिक्रिया के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। वो तो परिभाषा से ही स्पष्ट है। आणविकता के परिभाषा में ही लिखा हुआ है संतुलित प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक कणों के कुल संख्या को आणविकता कहते हैं। तो ये एक संतुलित अभिक्रिया है। संतुलित कर लीजिए। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन पहले से, हाइड्रोजन 4 ठो है तो 2 से गुणा करना होगा। ठीक, संतुलित हो गया। ऑक्सीजन इधर भी 2 ठो, उधर भी 2 ठो। अब अगर कोई कहता है इसका आणविकता बताइए, तो आणविकता हम लोग बता सकते हैं। ये संतुलित एलिमेंट्री अभिक्रिया है। संतुलित कर लिए, पहले ये था प्राथमिक अभिक्रिया, असंतुलित कर लिए तो कहेंगे संतुलित प्राथमिक अभिक्रिया। तो देखिए इसमें अभिकारक कण कै ठो भाग ले रहा है। कणों का संख्या आगे देखा जाता है। अभिकारक जो भी होगा उसके आगे जितना लिखा रहेगा वही कणों का संख्या होगा। तो इस अभिकारक के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब क्या, 1 है। मतलब अभिकारक का 1 कण इसमें भाग लिया है।
अभिकारक कणों के कुल संख्या को ही कहा जाता है आणविकता। तो इस अभिक्रिया का आणविकता पता हो गया 1। आणविकता 1 आया, इसका मतलब इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, एकल आणविक अभिक्रिया। अभी जो अभिक्रिया ऊपर में लिखे हैं इसको हम लोग कहेंगे एकल आणविक अभिक्रिया। एकल आणविक अभिक्रिया का मतलब ही हुआ वैसा अभिक्रिया जिसका आणविकता 1 है। तो देखिए लिखे हैं एकल आणविक अभिक्रिया, तो पता हो गया इसका आणविकता 1 है। कोटि तो अभी तुरंत हम लोग पता किए थे। कोटि अगर कोई कहता तो कोटि के लिए दर्नियम समीकरण चाहिए। दर्नियम समीकरण तो आप लिख ही सकते हैं, ऐसा होगा R बराबर के I इंटू NH4 NO2 का सांद्रता। इस अभिक्रिया का दर्नियम समीकरण यही होगा। तो देखिए इसमें अभिकारक के सांद्रता का घातांक 1 है, तो कोटि इसका 1 हो गया। कोटि 1 है तो इसको कहा जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जो थोड़ा देर पहले अभी आप लिखे थे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, या सीधे लिख देते हैं प्रथम कोटि, समझ जाइएगा। इस अभिक्रिया की कोटि 1 है तो कहेंगे प्रथम कोटि। ठीक, आसान है समझना। देखिए कितना आसानी से हम लोग आणविकता भी बता रहे हैं, कोटि भी बता रहे हैं। तो आणविकता के परिभाषा में प्राथमिक अभिक्रिया शब्द आया है, मतलब आणविकता शब्द का उपयोग सिर्फ प्राथमिक अभिक्रिया के लिए किया जाता है। लेकिन कोटि का जो परिभाषा लिखे थे उस परिभाषा में देखिए कहीं भी प्राथमिक अभिक्रिया नहीं लिखा हुआ है। मतलब कोटि शब्द का उपयोग हम लोग प्राथमिक अभिक्रिया के लिए भी कर सकते हैं, जटिल अभिक्रिया के लिए भी कर सकते हैं। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। 1-2 उदाहरण और दिखा देते हैं और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसमें 1-2 पॉइंट हम लिखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद और उदाहरण इसका हम दिखाएंगे। सबसे पहला बात तो यही कि आणविकता शब्द का उपयोग सिर्फ प्राथमिक या साधारण अभिक्रिया के लिए किया जाता है। प्राथमिक या साधारण अभिक्रिया के लिए किया जाता है। ये तो हम लोग चर्चा किए। आणविकता शब्द का उपयोग सिर्फ प्राथमिक या साधारण अभिक्रिया के लिए किया जाता है। आणविकता शब्द का उपयोग कभी भी जटिल अभिक्रिया के लिए नहीं किया जाता। एक पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना। दूसरा पॉइंट, कहा जाता है आणविकता का मान तीन से अधिक नहीं हो सकता। तीन से अधिक नहीं होता। मेरे कहने का मतलब है आणविकता का अधिकतम मान 3 हो सकता है। 3 से ज़्यादा अभिक्रिया का आणविकता नहीं होता। आप सोच रहे होंगे आणविकता 4 होगा किसी अभिक्रिया का, किसी का 5 होगा, ऐसा नहीं होता। आणविकता का मान 3 से अधिक नहीं होता। ये भी ऑब्जेक्टिव बना सकता है, कहेगा आणविकता का अधिकतम मान कितना होता है, एक विकल्प में देगा 3, तो यही आंसर हो जाएगा।
आणविकता 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। कहा जाता है आणविकता कभी भी शून्य, आणविकता कभी भी शून्य, ऋणात्मक या दशमलव में नहीं होता। कभी भी शून्य, ऋणात्मक या दशमलव में नहीं होता। यह हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। यह हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट। आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकता, कभी भी आणविकता ऋणात्मक नहीं होता, आणविकता कभी भी दशमलव में नहीं आता। यह हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। जो आप देखे भी आणविकता 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कभी भी आणविकता -1 नहीं हो सकता, या आणविकता 1.5 नहीं हो सकता, या आणविकता 0 नहीं हो सकता। आपको ये भी ध्यान में रखना है, आणविकता कभी भी शून्य, ऋणात्मक या दशमलव में नहीं होता। यह हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। आणविकता के बारे में कहा जाता है कि आणविकता दर्नियम समीकरण का पालन करता है, या कहें हम लोग द्रव्यमान क्रिया नियम का पालन करता है। द्रव्यमान क्रिया नियम आपको बताए थे कि अभिक्रिया पर जब द्रव्यमान क्रिया नियम लगाया जाता है तो उस अभिक्रिया का दर्नियम समीकरण प्राप्त होता है। तो वो द्रव्यमान क्रिया नियम का पालन करता है प्राथमिक अभिक्रिया। दुनिया में जितना भी प्राथमिक अभिक्रिया है वो द्रव्यमान क्रिया नियम का पालन करता है। लेकिन वो लिखने से पहले एक और पॉइंट है। कहा जाता है प्राथमिक अभिक्रिया का कोटि और आणविकता प्रायः समान होता है। दुनिया में जितना भी प्राथमिक अभिक्रिया है उसमें से ज़्यादातर प्राथमिक अभिक्रिया का देखा गया है कोटि और आणविकता बराबर होता है। मतलब प्राथमिक अभिक्रिया का जितना कोटि होता है उतना ही आणविकता भी होता है। ध्यान रहे, हम प्रायः शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं कहीं नहीं भी हो सकता है। तो आपको एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखना होगा। हम लिख देते हैं, आप भी नोट कर लीजिए। प्राथमिक अभिक्रिया का आणविकता और कोटि प्रायः समान होता है या बराबर होता है। बराबर होता है। और एक पॉइंट आपको बताए हैं कि प्राथमिक अभिक्रिया द्रव्यमान क्रिया नियम का पालन करता है, वो भी नोट कर लेना। प्राथमिक अभिक्रिया द्रव्यमान क्रिया नियम द्रव्यमान क्रिया नियम का पालन करता है। पालन करता है। तो ये चारों पांचों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। एक बार और देखिए। पहला आपको याद रखना है, आणविकता शब्द का उपयोग सिर्फ प्राथमिक या साधारण अभिक्रिया के लिए किया जाता है। आणविकता का मान 3 से अधिक नहीं होता।
आणविकता कभी भी शून्य, ऋणात्मक या दशमलव में नहीं होता, यह हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। प्राथमिक अभिक्रिया का आणविकता और कोटि प्रायः बराबर होता है। और लास्ट में लिखे हैं प्राथमिक अभिक्रिया द्रव्यमान क्रिया नियम का पालन करता है। तो ये सभी पॉइंट आपको हम उदाहरण से दिखाते हैं। एक उदाहरण लेंगे, उसमें सब कुछ आपको दिखाई देगा। तो आइए एक उदाहरण लेके इस सब को हम लोग समझते हैं। इसको नोट कर लीजिए। एक उदाहरण में इस सब चीज़ को समझना है। तो जैसे अगर ऐसा उदाहरण लें, H2I2 से अभिक्रिया करता है, HI बनाता है। संतुलित कीजिएगा तो यहाँ 2 से गुना करना हो गया संतुलित। ये अभी बताए थे प्राथमिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो संतुलित कर लिए तब तो हम लोग आणविकता बता ही सकते हैं। देखिए इस अभिकारक के कणों का संख्या कितना, 1। इस अभिकारक के कणों का संख्या भी 1। तो कुल कणों का संख्या कितना हुआ, 2। तो संतुलित प्राथमिक अभिक्रिया में अभिकारक कणों का कुल संख्या है 2। तो इसका मतलब आणविकता 2 होगा। इस प्राथमिक अभिक्रिया का आणविकता, कोई पूछता तो हम लोग कहते 2। कोई अगर कहेगा 2 कैसे समझे, तो हम लोग कहेंगे देखिए ये संतुलित प्राथमिक अभिक्रिया, इसमें इस अभिकारक के कणों का संख्या है 1। इस अभिकारक के कणों का संख्या भी 1। अभिकारक के कुल कणों का संख्या 2 हो गया। संतुलित प्राथमिक अभिक्रिया में अभिकारक कणों के कुल संख्या को आणविकता कहा जाता है। आणविकता 2 हुआ, मतलब इसको हम लोग कहेंगे द्विआण्विक अभिक्रिया। द्विआण्विक अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहा जाता है जिसका आणविकता 2 होता है। द्विआण्विक अभिक्रिया। ये जो ऊपर में अभिक्रिया लिखे हैं उसका आणविकता 2 है, तो उसको पढ़ा जाएगा द्विआण्विक अभिक्रिया। अब इसका कोटि अगर हम लोग देखें तो उसके लिए आपको दर्नियम समीकरण लिखना होगा। तो देखिए R बराबर लिखते K इंटू H2 का सांद्रता, I इंटू I2 का सांद्रता। दर्नियम समीकरण में तो अभिकारक का सांद्रता लिया जाता है, जो गुणांक होगा वो घातांक के रूप में लिखा जाएगा। तो दर्नियम समीकरण इस अभिक्रिया का लिखे, इसका क्या मतलब कि इस अभिक्रिया पर द्रव्यमान क्रिया नियम लगाया गया होगा, तब न दर्नियम समीकरण प्राप्त हुआ है। जब तक आप द्रव्यमान क्रिया नियम का उपयोग नहीं कीजिएगा तब तक दर्नियम समीकरण तो आएगा नहीं। इस अभिक्रिया का दर्नियम समीकरण लिखा गया है, इसका मतलब ये अभिक्रिया द्रव्यमान क्रिया नियम का पालन कर रहा है। तो वो पहले ही आपको एक पॉइंट में बताए थे, प्राथमिक अभिक्रिया द्रव्यमान क्रिया नियम का पालन करता है। लास्ट वाला पॉइंट यहाँ जो लिखा हुआ था, तो देखिए ये प्राथमिक अभिक्रिया है, द्रव्यमान क्रिया नियम का पालन किया है। दर्नियम समीकरण से आप कोटि तो बता ही सकते हैं। इस अभिक्रिया का कोटि कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 1 और यहाँ 1, 2। अभिकारक के सांद्रता के घातों के योग को कोटि कहा जाता है। तो कोटि 2, कोटि 2 होने का मतलब हुआ द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अभी जो अभिक्रिया लिखे हैं वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो देखिए तो ये प्राथमिक अभिक्रिया है, इसका आणविकता भी 2 आया, कोटि भी 2 आया। इसीलिए एक पॉइंट लिखे थे कि प्राथमिक अभिक्रिया का आणविकता और कोटि प्रायः बराबर होता है।
देखिए ये प्राथमिक अभिक्रिया है, इसका आणविकता भी 2 आया, कोटि भी 2 आया। ज़्यादातर प्राथमिक अभिक्रिया का आणविकता और कोटि दोनों बराबर होता है। एक उदाहरण और देखिए, एक अभिक्रिया अभी तुरंत आपको ऐसा बताए थे, NOCl2 से अभिक्रिया करता है, उत्पाद NOCl बनाता है। यह भी प्राथमिक अभिक्रिया है। अब इसका कोटि और आणविकता अगर आपको निकालना है तो अभिक्रिया संतुलित कीजिए। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, अभिक्रिया का चाहे आणविकता निकालना हो या कोटि निकालना हो, तो वो निकालने से पहले आप अभिक्रिया ज़रूर संतुलित कर लीजिएगा, क्योंकि अभिक्रिया अगर असंतुलित रह गया तो न तो आणविकता का सही आंसर पता होगा, न कोटि आपको पता होगा। तो हमको इस अभिक्रिया का आणविकता कोटि पता करना है, पहले संतुलित कर लेते हैं। संतुलित तो आपको करने आता है, यहाँ 2 से गुना कीजिए, यहाँ 2 से गुना कीजिए, संतुलित हो गया। अब इसका आणविकता दिखाई दे रहा है, आणविकता अभिकारक के कुल कणों का संख्या गिन लेना, गिनती आता है ना, अभिकारक कणों का कुल संख्या केवल गिन लेना। तो देखिए इस अभिकारक के कणों का संख्या 1, इस अभिकारक के कणों का संख्या 2, तो अभिकारक के कुल कणों का संख्या कितना, 3, तो लिख लेंगे 3। यही इस अभिक्रिया का आणविकता होगा। आणविकता 3 आया तब तो इसको तृतीय या त्रिआण्विक अभिक्रिया कहा जाएगा। त्रिआण्विक अभिक्रिया, त्रिआण्विक अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहा जाता है जिसका आणविकता 3 होता है। नाम से मालूम है, त्रि का मतलब 3, आणविक का मतलब आणविकता। कोटि अगर कहेगा लिखने के लिए तो उसके लिए तो दर्नियम समीकरण चाहिए। दर्नियम समीकरण तो ऐसा होता कि NO के सांद्रता का स्क्वायर इसलिए क्योंकि इसका गुणांक 2 है, इंटू Cl2 का सांद्रता। दर्नियम समीकरण अगर पता हुआ तो कोटि तो निकल ही जाएगा। कोटि देखिए, यहाँ घातांक 2 और यहाँ घातांक 1, तो 2 में 1 जोड़िएगा 3 हो जाएगा। कोटि 3 आया मतलब तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। नाम से मालूम, ये जो अभिक्रिया लिखे हैं इसको हम लोग त्रिआण्विक अभिक्रिया कह सकते हैं, या इसको तृतीय कोटि की अभिक्रिया हम लोग कहें। त्रिआण्विक अभिक्रिया कहने से स्पष्ट हो रहा है उसका आणविकता 3 है। तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहने से स्पष्ट हो रहा है उस अभिक्रिया की कोटि 3 है। तो देखिए फिर प्राथमिक अभिक्रिया की, इस अभिक्रिया का कोटि और आणविकता दोनों समान आया। वो तो एक पॉइंट में हम लोग लिख ही चुके हैं, प्राथमिक अभिक्रिया का कोटि और आणविकता प्रायः समान रहता है या बराबर रहता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, कुछ उदाहरण से आणविकता कोटि हम समझाए। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान है। ये थ्योरी हम लोग पढ़े। अब एक क्वेश्चन हम बना देते हैं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिया जाएगा, घर पर अपने से कोशिश कीजिएगा। और भी इसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, तो वो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, तो हूबहू उसी टाइप से आप सोच दीजिएगा, तो जो होमवर्क देंगे वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, एक अभिक्रिया का दर्नियम समीकरण एक अभिक्रिया का दर्नियम समीकरण निम्न समीकरण के द्वारा दिया गया है।
या ऐसा कर लीजिए, दरनियतांक कर लेते हैं। एक अभिक्रिया का दरनियतांक निम्न समीकरण के द्वारा दिया गया। समीकरण ऐसा है, log k बराबर -1.25 गुना 10 का पावर 4 बटा t आजोड़ 14.34। ये समीकरण सवाल आपको दिया है, नीचे लिखते हैं। अभिक्रिया का आर्हेनियस नियतांक सक्रिय ऊर्जा ब्रैकेट में kj और 397 डिग्री सेल्सियस पर दरनियतांक ज्ञात करें। देखिए बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन हम बनाएंगे, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, वो घर पर आपको बनाना है। लिखे हैं एक अभिक्रिया का दरनियतांक निम्न समीकरण के द्वारा दिया गया है। कोई अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया का दरनियतांक सवाल एक समीकरण के द्वारा दिया है। समीकरण लिखा हुआ है log k बराबर -1.25 गुना 10 का पावर 4 बटा t प्लस 14.34। समीकरण सवाल आपको दिया। तब आपसे तीन चीज़ पूछा है। पूछा अभिक्रिया का आर्हेनियस नियतांक ज्ञात कीजिए, अभिक्रिया का सक्रिय ऊर्जा ब्रैकेट में kj का मतलब किलो जूल, सक्रिय ऊर्जा निकालना है किलो जूल मात्रक में। अभिक्रिया जो दिया है, जिसका दरनियम समीकरण सवाल दिया है, उस दरनियम समीकरण से सक्रिय ऊर्जा पूछा, वो भी सक्रिय ऊर्जा आपको निकालना है किलो जूल मात्रक में। मतलब फरमाइश कर दिया है किलो जूल में सक्रिय ऊर्जा चाहिए, तो जिस मात्रक में कहेगा उस मात्रक में निकालना होगा। और 397 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का दरनियतांक आपसे पूछा। सवाल में बोला है कोई अभिक्रिया है, उसका दरनियतांक एक समीकरण के द्वारा दिया है, और तीन चीज़ पूछा है। आर्हेनियस नियतांक पूछा, सक्रिय ऊर्जा पूछा, 397 डिग्री सेल्सियस पर दरनियतांक आपसे पूछा। आइए इसको हम बना देते हैं, बाद वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिया जाएगा। सॉल्यूशन देखिए, ये क्वेश्चन बनेगा किस सवाल जैसा समीकरण दिया है, हूबहू उसी टाइप का समीकरण जो हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं वो लिखना होगा। जैसा समीकरण सवाल दिया है उसी टाइप का एक समीकरण अपने से लिखना होगा। तो देखिए याद कीजिए, हम लोग एक ऐसा समीकरण पढ़े थे, log k बराबर -EA बटा 2.303 R I इंटू 1/t प्लस log a। याद कीजिए, ये एकदम ताज़ा है, पिछले ही क्लास में ये समीकरण हम लोग चर्चा किए। ऐसा समीकरण जो थ्योरी में पढ़े हैं वो देखिए इसी टाइप का समीकरण है। मतलब जैसा समीकरण सवाल दिया है उसी टाइप का एक समीकरण थ्योरी में हम लोग पढ़े। इस समीकरण में यहाँ log k है, तो थ्योरी में जो समीकरण पढ़े उसमें भी यहाँ log k है। इसमें यहाँ इतना है, हम लोगों के समीकरण में इतना 14.34 सवाल में दिया है समीकरण में, वहाँ पर हम लोगों को log a आया।
अब इस दोनों समीकरण को तुलना करवा दीजिए। तुलना करवाइए। log 1 के जगह पर देखिए कितना 14.34। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं log a बराबर 14.34। log a बराबर 14.34। इसी में कैपिटल A को आर्हेनियस नियतांक पढ़ा जाता है। तो a का मान हमको निकालना है, तो log उधर ले जाना होगा। और log अगर उस साइड जाएगा तो आप जान रहे हैं एंटी log हो जाएगा। तो a बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ एंटी log। log एंटी log से तो आप लोग परिचित हैं। देखिए log एंटी log एक बार फिर प्रकट हुआ। +1 में 2 चैप्टर इसी पर आधारित था, याद कीजिए। रासायनिक साम्यावस्था और आयनिक साम्यावस्था पूरा डिटेल बताया गया। log एंटी log कैसे देखा जाता है वो भी आपको समझाया गया है। log एंटी log का एक बार फिर से दर्शन कीजिए। अब इसका एंटी log जिस स्टूडेंट को देखने आएगा वो आंसर तक पहुंच जाएगा। और मन में हो रहा होगा कि सर वहाँ परीक्षा में तो log एंटी log टेबल नहीं रहता, तो वहाँ सवाल आपको मान दे देगा। अगर ऐसा सवाल पूछेगा तो ब्रैकेट में कहीं लिख देगा कि इतना का एंटी log कितना होता है, लेकिन अभी आपको log एंटी log टेबल देखना होगा। तो इसका एंटी log देखिएगा, तो देखिए ये धनात्मक संख्या का एंटी log देख रहे हैं, तो दशमलव से पहले जो भी संख्या होगा वो 10 के पावर में लिखा जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा 10 का पावर 14, बीच में गुना का चिन्ह दीजिए। दशमलव के बाद जो बच गया उसका एंटी log टेबल में देख लीजिए। मतलब 0.34 का एंटी log टेबल में देखना होगा। तो 0.34 का एंटी log टेबल में देखिए कितना है, वो सबके पास टेबल अवेलेबल है, उसमें देख लीजिएगा। 2.18 लिखा होगा। 4 अंक दिया होगा, जिसमें बताए थे एंटी log देखने के बाद 3 अंक के बाद दशमलव दिया जाता है। तो 3 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा तो यही 2.18 आ जाएगा। मतलब आर्हेनियस नियतांक का मान पता हो गया। इसी को ठीक करके लिख लेंगे हम लोग 2.18 गुना 10 का पावर 14। एक आंसर पता हो गया, आर्हेनियस नियतांक का मान यही होगा। दूसरा आपसे पूछा है सक्रिय ऊर्जा। आइए सक्रिय ऊर्जा हम लोग निकालते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, मिटाएंगे तब जाके और आगे बढ़ेंगे हम लोग। सक्रिय ऊर्जा निकालना। तो देखिए तो यही ना सक्रिय ऊर्जा है हम लोगों के समीकरण में। तो इतना के जगह पर सवाल में जो समीकरण दिया है उसमें कितना दिया है, -1.25 गुना 10 के पावर 4/t। ये समझिए इतना के जगह पर सवाल जो समीकरण दिया है उसमें इतना लिखा हुआ है। तो हम लोग इस दोनों को एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं। तो बराबर कर दीजिए। तो ऐसा हम लोग लिखते हैं -EA बटा में 2.303 R इंटू 1/t बराबर, इधर है -1.25 गुना 10 का पावर 14 बटा में t। दोनों को बराबर कर दिए। अब यहाँ से EA का मान निकाल लेना। किलो जूल मात्रक में फरमाइश किया तो किलो जूल मात्रक में निकालेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल हुआ। EA निकालना है, बाकी सबको उस साइड ले जाइए। 1.25 गुना 10 का पावर 4 था। यहाँ जो समीकरण लिखे थे उसमें क्या था, -1.25 गुना 10 का पावर 4 बटा में t ऐसा था। तो 10 का पावर 4 यहाँ 4 था, इधर वाला गुना में आएगा 2.303। R का मान कैलोरी में रखिएगा तो 2, जूल में रखिएगा 8.31। लेकिन सवाल पूछा है किस में, किलो जूल में। तो जूल में 1000 से भाग दीजिएगा, किलो जूल में बदल जाएगा।
मतलब किलो जूल में आर का मान होगा 8.31/1000। तो एक ही बार वही रखिए 8.31/1000। देखिए कुछ नहीं किया, इधर करेंगे तो ये आर तो उधर गुना में जाएगा, तो 2.303। आर का मान किलो जूल में रख दिए क्योंकि हमको किलो जूल में पूछा। अगर सीधे जूल में पूछता तो जूल में सीधे 8.31 रखते। कैलोरी में पूछता तो आर का मान कैलोरी में वहाँ 2 रख देते। थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं, उससे घबराना नहीं है। आर उधर जाएगा तो उसका मान हम डायरेक्ट वहाँ लिख दिए, ऐसा हो जाएगा। सबको गुना कीजिएगा 1.25 गुना 10⁴। तो गुना भाग हम क्यों करें, आप लोग गुना भाग कीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो लगभग आंसर आएगा 240 किलो जूल। 239 कुछ आएगा, 224 किलो जूल आएगा। लगभग 240 किलो जूल उसको हम लोग मान सकते हैं। ठीक, तो ये भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन, आर्हेनियस नियतांक का मान पता हो गया, सक्रियण ऊर्जा का मान पता हो गया। एक आपसे पूछा है दर नियतांक का मान 397 डिग्री सेल्सियस पर। तो समीकरण जो दिया है उसी से दर नियतांक निकल जाएगा। सवाल में ऐसा समीकरण दिया था, log k बराबर -1.25 गुना 10⁴ प्लस 14.34। याद कीजिए, ऐसा समीकरण सवाल आपको दिया है। तो यही के दर नियतांक है, इसका मान निकालना है। तो बाकी सब का मान रख दीजिए। इस समीकरण में याद कीजिए बताए थे टी हमेशा केल्विन में रखा जाता है। सवाल में डिग्री सेल्सियस में दिया है 397। 273 जोड़ दीजिए, केल्विन में बदल जाएगा। जोड़ के जो आएगा यहाँ रख दीजिएगा। log k बराबर -1.25 गुना 10⁴ टी, कैपिटल टी। ताप 397 में 273 जोड़िए, 600 केल्विन शायद आएगा। और 397 7 3 10 7 दूनी 14 15 16 17 670। 670 लिखिए केल्विन में, प्लस 14.34। log k बराबर इतना हमको k चाहिए। तो आप इसको गुना भाग कर लीजिएगा कितना आता है। तो गुना भाग कीजिएगा तो आपको इतना आएगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप गुना भाग करके दिखाइए। -4.31 शायद आएगा। तो k का मान हम लोग निकालेंगे, log उधर जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। log एंटी लॉग तो आपको पीछा करेगा, बताए थे उसी समय। जो स्टूडेंट उसी समय सीख गया होगा उसको आसान लग रहा हो। -4.31 का एंटी लॉग तो आपको देखना होगा। देखिए ऋणात्मक संख्या है, बताए थे ऋणात्मक संख्या का एंटी लॉग देखना है तो दशमलव से पहले जो भी अंक है उसको 1 से बढ़ा के 10 के पावर में ले जाया जाता है। तो यहाँ दशमलव से पहले -4 है तो लिखेंगे 10 का पावर -5। अगर यहाँ -5 रहता तो लिखते 10 का पावर -6। अगर यहाँ -3 रहता दशमलव से पहले तो लिखते 10 का पावर -4। 1 से बढ़ा के ले जाएंगे पावर में, दशमलव के बाद वाले को 1 में से घटा लेंगे। 0.31 घटा लीजिए। ऐसा तभी कीजिएगा जब ऋणात्मक संख्या का एंटी लॉग देखना। धनात्मक वाला में ये सब नहीं किया जाता है। तो घटाइएगा तो शायद 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 0.69 आया। घटाने के बाद जो आया उसका एंटी लॉग टेबल में देखना होगा। तो टेबल में देखिएगा 0.69 का एंटी लॉग 0 के नीचे, क्योंकि 9 के बाद कोई अंक है नहीं। तो 0.69 का एंटी लॉग 0 के नीचे जो होगा रख देना। 4 अंक का होगा, 3 अंक के बाद दशमलव दे देना। तो शायद 4.8 यहाँ आएगा। तो आंसर पता हो गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4.8 गुना 10 का पावर -5। देखिए तीनों आंसर हम लोग पता कर लिए। आर्हेनियस नियतांक निकाले, सक्रियण ऊर्जा निकाले, आविदर नियतांक निकाले जितना ताप पर कहा था। तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है, आप ऐसे ही बनाइएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता है।
एक क्वेश्चन हम बनाए, एक तो हम होमवर्क दे देते हैं, उसको अपने से बनाना है। ठीक, नोट कर लीजिए। होमवर्क नोट कीजिए। एक अभिक्रिया का दरनियतांक निम्न समीकरण के द्वारा दिया गया है। निम्न समीकरण के द्वारा दिया गया है। समीकरण ऐसा दिया है, ln के बराबर -11,067 बटा टी प्लस 31.33। ये सवाल आपको दिया है। अभिक्रिया का अर्हेनियस नियतांक सक्रियण ऊर्जा तथा 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर दरनियतांक ज्ञात करें। दरनियतांक ज्ञात करें, तो ये होमवर्क हो जाएगा। अब इसमें देखिए, मन में हो रहा होगा कि फिर आप इसमें समीकरण बदल दिए, ln यहाँ आ गया, तो इससे नहीं घबराइएगा। हम लोग थ्योरी में ln वाला भी समीकरण पढ़े हैं। अगर सवाल ln वाला समीकरण देगा तो थ्योरी में ln वाले समीकरण से इसका तुलना करवाया जाएगा। अगर समीकरण लॉग वाला देगा तो लॉग वाले समीकरण से तुलना करवाया जाएगा। हूबहू उसी टाइप का क्वेश्चन है। मान निकालने के लिए ln को आप लॉग में बदल लीजिएगा, 2.303 से गुना कीजिएगा, ln लॉग में बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए कहीं ln के है तो इसको लॉग में आप बदलना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग के हो जाएगा। 2.303 से गुना करेंगे, लॉग के हो जाएगा, लॉग में बदल जाएगा। इसको उधर ले जाके अपना भाग में चला जाएगा, लॉग उधर जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा, के का मान पता हो जाएगा। इसी तरीके से आप ln को लॉग में बदल लीजिएगा, फिर मान निकाल लीजिएगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे आसान वाला आपने बनाया, भारी वाला हमको दे दिए। तो ये तो मेरा शुरू से आदत रहा, आसान वाला हम अपने बनाते हैं। शायद पहले यही हम बना देते तो जो क्वेश्चन अभी बनाए हैं वो आपको भारी लगता, वो ह्यूमन साइको होता है। लेकिन अच्छा, स्टूडेंट के लिए ये सब थोड़ा बहुत बाधा ज़्यादा नहीं होता है, वो सोचेगा तो आसानी से आंसर ला सकता है। ln से नहीं घबराना है आपको, जब मन करे ln को लॉग में बदल लीजिएगा 2.303 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन तुलना आप ln वाला समीकरण से ही करवाइएगा, क्योंकि जैसा समीकरण सवाल देता है हूबहू उसी टाइप का समीकरण थ्योरी में जो पढ़ा जाता है उससे तुलना करवाया जाता है। थोड़ा हम हिंट भी कर देते हैं। आप थ्योरी में देखिएगा, ऐसा समीकरण एक ठो पढ़े थे, लॉग आने से पहले ये समीकरण आया था, ln के बराबर -EA बटा RT प्लस ln A, ऐसा समीकरण पढ़े हों। इसी से तुलना करवाना होगा। इसको तुलना करवा के आपको कैपिटल A का मान निकाल लेना, सक्रियण ऊर्जा का मान निकालना है, के का मान निकालना है। तो क्या करें, आंसर बता दें क्या, अर्हेनियस नियतांक का मान कैपिटल A का मान,
ठीक है, बनाइएगा, बाद में देखा जाएगा, क्योंकि बनाना पड़ेगा तब आंसर आएगा, याद तो है नहीं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, अगले क्लास में फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। थैंक्स।